58. दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट 2 दिन बाद है और दिल्ली में 2 दिन पहले ही आ गया था। रिलेटिव के यहाँ स्टे किया, उनसे मिला। हम सब ने एक दूसरे से मिलके बहुत बातें की। एक दूसरे से मिलके हम सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे थे। और हाँ, मेरी फ्लाइट सुबह 6:30 बजे की है और मेरी जर्नी 7 आवर की है। तो मैं चाहता था कि एयरपोर्ट के पास ही मैं अपना होटल बुक करूं ताकि मैं वहां रेस्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे रात को 2:30-3 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो मैं चाहता था होटल में स्टे हो जाए और मेरी रेस्ट हो जाए। और हाँ, ये होटल जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है और मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से एयरपोर्ट मतलब 5 से 7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और हाँ, इस होटल का स्टाफ बहुत अच्छा है, होटल भी बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। इनकी सर्विस जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मुझे रात को 2:30 या 2:45 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है तो मुझे कार के लिए कहीं भटकना नहीं है। मैंने होटल वाले से ही कह दिया और उन्होंने मेरे लिए कार अरेंज कर भी दी है। तो मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जब आए, अगर आपको रुकना हो एयरपोर्ट के पास तो आप इस होटल में जरूर रुक सकते हैं। आज का व्लॉग उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं या कुछ मंथ में इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं। और मेरा आज का व्लॉग उन लोगों के लिए भी बेहद खास होने वाला है जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं या उसका प्लान बना रहे हैं। तो चलो अब हम बाकी बातें एयरपोर्ट पे जाके करते हैं कि वहाँ की प्रोसीजर क्या होगी, क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या स्मूथली हमारा सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये सब हम एयरपोर्ट पे चल के देखते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, सबसे पहले आपको वहां पर बहुत से गेट दिखाई देंगे। हर गेट का अपना नंबर होता है। अगर आप स्टार्टिंग के गेट से एंटर करने की कोशिश करोगे तो वहां भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट के गेट से एंटर करना है। और जैसे ही आप उस गेट पे पहुंचोगे वहां पर आपको स्टाफ दिखाई देगा जो CISF स्टाफ होगा। वो आपसे आपका पासपोर्ट और टिकट का प्रिंट आउट लेगा। अगर आपके पास टिकट का प्रिंट आउट ना हो तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी अपना टिकट उन्हें दिखा सकते हैं। और यहाँ वो सब चेक होने के बाद आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल जीमान जी। अभी मैं जहाँ पर हूँ, मैं एक्चुअली एयरपोर्ट पे हूँ और ये मेरा सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप है। मैंने शायद आपको पहले एक व्लॉग में बताया था कि मैं आपको आगे सरप्राइज देने वाला हूँ। तो मैं जा रहा हूँ तुर्की। तो आप मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखते रहो क्योंकि आगे के जितने भी व्लॉग आने वाले हैं सारे तुर्की के होने वाले हैं। कम से कम 90 डेज के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारी एयरलाइंस कौन सी है और उस एयरलाइंस के काउंटर पर हमें जाना होगा। जैसे मेरी एयरलाइंस थी इंडिगो की, तो मैं इंडिगो के काउंटर पर गया और वहां पर वो हमसे हमारा पासपोर्ट लेंगे और पासपोर्ट लेने के बाद हमें बोर्डिंग पास देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये बोर्डिंग पास क्या है। बोर्डिंग पास पर लिखा होता है आपका फ्लाइट नंबर, सीट नंबर और गेट नंबर। इसके बाद आपके पास जो आपका लगेज होगा वहां जमा करना होगा और आपके पास जो कैबिन बैग होगा वो आपको अपने साथ लेके जाना होगा। अब आप सोच रहे हैं ये लगेज बैग क्या है और कैबिन बैग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। लगेज बैग वो होता है जो आप फ्लाइट के अंदर नहीं लेके जा सकते और कैबिन बैग वो होता है जिसे आप फ्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं। बोर्डिंग पास लेने और लगेज बैग जमा करने के बाद आपको सीधा इमिग्रेशन की तरफ जाना है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे 2-3 सवाल कर सकता है। मेरे केस में मुझसे पूछा गया
आप कितने दिनों के लिए जा रहे और इतने दिन क्या करोगे। बाकी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। पासपोर्ट वीज़ा चेक किया उन्होंने और इमिग्रेशन का स्टैंप पासपोर्ट पे लगाया और आगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भेजा। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप जो है सिक्योरिटी चेकिंग। सिक्योरिटी चेकिंग क्या होता है? सिक्योरिटी चेकिंग में आपको और आपके कैबिन बैग को चेक किया जाता है और आपको एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें आप अपना बेल्ट, पर्स और मोबाइल रखते हैं जो स्कैनर के थ्रू चेक होता है। इसके बाद आप सीधा निकलोगे ड्यूटी फ्री जोन में। ड्यूटी फ्री जोन क्या है वो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताता हूँ। और इसके बाद बच जाता है लास्ट स्टेप इंडिया का। इसके बाद आपको इंडिया में कोई और चेकिंग नहीं होगी। तो व्लॉग में बने रहो मेरे साथ। और हाँ, जैसे ही फ्लाइट तुर्की या टर्की में पहुंचेगी वहाँ क्या प्रॉब्लम होता है या वहाँ का प्रोसेस भी इजी होता है, अगर आप व्लॉग में बने रहोगे तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो व्लॉग में मेरे एंड तक बने रहना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है ताकि आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने हमेशा दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा होगा कि दिल्ली ड्यूटी फ्री करके। तो दिल्ली ड्यूटी फ्री में क्या क्या आता है? ऐसी 6 चीज़ें आती है जो यहाँ पर रखी गई है। उसमें होता है कॉस्मेटिक, लीकर, परफ्यूम और बाकी के 3 कैटेगरी है। तो आप समझ गए अब कि दिल्ली ड्यूटी फ्री क्या होता है करके, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। सब ने पढ़ा होता है कि ये ड्यूटी फ्री है करके, पर ड्यूटी फ्री का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जिस पे टैक्स नहीं लगता है, ऐसी चीज़ें जो यहाँ रखी गई है उसे ड्यूटी फ्री कहा जाता है। कोई भी एयरपोर्ट पे आपका समय कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पर 3 आवर से पहले भी आ जाते हैं तो चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत जल्दी बीतता है। वैसे तो 3 आवर तक वो लोग अलाउड करते हैं, लेकिन कभी कभी 4 आवर 5 आवर तक भी अलाउड कर देते हैं यहाँ आना। आपने फर्स्ट स्टेप से लेके 4th स्टेप तक तो देख ही लिया और समझ लिया। अब इंडिया का लास्ट स्टेप भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलो चलते हैं। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अभी मेरी फ्लाइट कम से कम 6:30 बजे की है। मैं पहले ही यहाँ आ चुका था, 3 घंटे पहले वैसे यहाँ आना होता है, और मैं करीब 2:45-3 बजे यहाँ टच हो गया था। तो मेरा प्रोसेस सब कुछ हो गया है। तो एयरपोर्ट पर अगर आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है और आप घूमते घूमते थक जाओ तो आराम करने के लिए यहाँ आ सकते हो। फ्लाइट का टाइम होने तक आप यहाँ मस्त आराम करो। अब हम देखेंगे 5वां स्टेप। आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होता है गेट नंबर, जहां पर फ्लाइट लगती है। अब हमें वहां जाना है और वहां जाके आपको अपना पासपोर्ट, वीजा और बोर्डिंग पास दिखाना होता है। उसके चेक होने के बाद ही आपको फ्लाइट में बैठने दिया जाता है। और अब यहाँ पर कंप्लीट होती है सारी प्रोसेस इंडिया की। अब आगे की प्रोसेस हम टर्की में जाके देखेंगे, वहां पर कैसा क्या प्रोसेस होता है। और फाइनली अब मैं जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट में बैठने, और बहुत ही आराम से सब प्रोसेस मेरी हो गई। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको टर्की के जितने व्लॉग आने वाले उनके नोटिफिकेशन मिल सके। जल्द ही मैं आपके लिए टर्की का वीजा कैसे ले इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। वीजा लेते वक्त मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कितने दिन में वीजा मिलेगा, सब सवालों के जवाब आपको व्लॉग के माध्यम से मैं दूंगा।
फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बैठ चुका हूँ फ्लाइट में और मैंने जो सीट बुक की है वो है एक्सर। इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है और मैं आपको दिखाता हूँ, लेग के लिए भी स्पेस होती है इसमें, तो कंफर्टेबल आप फ्लाइट में जर्नी कर सकते हैं ये सीट बुक करके। तो फाइनली मैं इस्तांबुल पहुंच चुका हूं। दिल्ली टू इस्तांबुल की मेरी जर्नी 7 आवर की थी। अब मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूं। मुझे पता है कि इमिग्रेशन में यहाँ वीडियो लेना अलाउड नहीं है, पर इमिग्रेशन का मेरा कैसा प्रोसेस रहा आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक आप एयरपोर्ट की खूबसूरती का मजा लीजिए। चलो अब बात करते हैं इस्तांबुल का मेरा इमिग्रेशन कैसा रहा। इस्तांबुल का मेरा इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ रहा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक बॉर्डर क्रॉस करके आगे जा रहा हूँ। इतना स्मूथ रहा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे और उन्होंने इमिग्रेशन का स्टैम्प मेरे पासपोर्ट के वीजा पे लगाया और मैं अब अपना बैग लेने के लिए, मतलब लगेज लेने के लिए अब मैं जा रहा हूँ आगे। टर्की एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ टूरिस्ट हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। पेरिस के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में अगर लोग घूमने जाना जहाँ पसंद करते हैं वो टर्की ही है। जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता हूं, आप टर्की के रास्तों का लुत्फ उठाइए और यहां आने का प्लान जल्द से जल्द बनाइए।